एक सील कहीं बर्फ की एक सिल के ऊपर समंदर के दरमियान में फंसी हुई थी और कई ऑर्का वेल्स जो कि डॉल्फिन की कजन्स हैं, वो उसको किलर वेल जिसे कहा जाता है, उसका शिकार करने की कोशिश कर रही थी। और इधर से और इसी दौरान कहीं से दो हम्प बैक वेल्स आ जाती हैं वहां पे, और वो देखती हैं कि वो ये जो ऑर्का हैं ये उस सील को जो है उसका शिकार करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो दोनों उसको बचाने आ जाती हैं। और क्यों बचाने आ जाती हैं? यार, वेल्स के पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो ये सोचें कि उनको जन्नत मिलनी है, वो भी एक सील को बचाने के लिए। ठीक है, वो क्यों बचाने आ जाती हैं? क्या वजह है कि वो ये सोचती हैं कि उन्हें इसको बचाना चाहिए? उन्हें तो कोई 72 हूरें नहीं मिलनी, उन्हें कोई हमेशा की जिंदगी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर वो फिर भी उनको उसको बचाने आ जाती हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं करती बल्कि उसको बचा लेती हैं, उस सील को, उन ऑर्का से या उन किलर वेल्स से। तो क्या यहाँ पे वेल्स जो उसे बचाने की कोशिश करती हैं उसकी वजह क्या है? क्या ये मॉरल बिहेवियर है? क्या ये एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, एम्पैथेटिक बिहेवियर है, जिसमें हमदर्दी हम कहते हैं, या दूसरे का दर्द फील करते हुए उसको बचाने की कोशिश है? इस बिहेवियर को क्या कहते हैं और इसका इंसान की मोरालिटी से क्या कनेक्शन है? ये बात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं। हम अक्सर ये सवाल करते हैं, और हमेशा जो लोग हैं वो यही सवाल करते हैं कि मोरालिटी कहाँ से आई, क्योंकि उनके जहन में एक बड़ा लगा बंदा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई क्रिश्चियन होगा तो वो ये सोचेगा कि जब आदम और हवा ने, या एडम और ईव ने बाग अदन के अंदर फल खाया तो उनके अंदर मॉरल बिहेवियर आ गया, नेकी और बदी की पहचान उनको हो गई, जैसा कि बुक ऑफ जेनेसिस या पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है। मुसलमानों से पूछा जाए तो वो भी यही समझते हैं कि अच्छाई और बुराई की पहचान खुदा की तरफ से आती है। और हम समझते हैं कि जब तक इंसान को साइंस नहीं मिली थी, या इंसान ये समझता नहीं था कि जिंदगी कहाँ से आई है, तब तक वो इस गलत फहमी का शिकार रह सकता था कि मॉरल बिहेवियर उसे किसी खुदा ने दिया। और आज हम ये समझते हैं कि हमारा मॉरल बिहेवियर जो है वो अल्लाह ने दिया, या खुदा ने दिया, या भगवान ने दिया। मगर आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग जो थे वही समझते थे कि उनका मॉरल बिहेवियर जूस ने दिया, मरदूक ने दिया, अखनातन ने दिया, अमुन रा ने दिया, उन्होंने दिया। ठीक है, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, या इंसान की एवोल्यूशन होती गई, साथ साथ उसकी मोरालिटी, उसका मजहब भी इवॉल्व होता गया। अभी हम खुदा की मोरालिटी पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि खुदा कैसे इवॉल्व हुआ। मगर आज हम ये बात करेंगे कि मोरालिटी कैसे इवॉल्व हुई। तो मैंने आपको ये बताया कि वेल जो है, वेल के अंदर भी एक सील को बचाने की ख्वाहिश थी। क्यों थी? तो क्या ऐसा तो नहीं है, वेल की तो कोई जन्नत दोजख नहीं है, कोई आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं सोच सकती, मगर वेल क्यों बचाने आ गई? ये भी एक सोचने की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोरालिटी की बेसिस जो है वो बायोलॉजिकल है? और इसका जवाब जो है वो हाँ में है। वाकई ही मोरालिटी की जो बेसिस है वो एवोल्यूशनरी है, बायोलॉजिकल है। और जो है ये मॉरल बिहेवियर जो है, जितने भी ऐसे जानदार हैं जिनके दिमाग काफी बड़े हैं, उनमें मॉरल बिहेवियर पाया जाता है। जिनमें सोशल बिहेवियर है उनमें मॉरल बिहेवियर है। वो अच्छाई और बुराई को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि किसने हमारे साथ अच्छा किया, किसने बुरा किया। तो सारे ही सोशल एनिमल्स, और ख़ास तौर पे वो जिनके दिमाग काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि प्राइमेट्स हैं हमारे पास, गोरिल्लाज, ओरंगुटान, बोनोबो, चिंपैंजीज, वेल्स, हम्पबैक वेल्स, स्पर्म वेल्स, इवन के डॉल्फिन्स हमारे पास। इसके अलावा जो हम किलर वेल की बात कर रहे थे, ऑर्का की, वो भी जो है क्या करती हैं, वो सोशल बिहेवियर शो करती हैं। क्यों ये सोशल बिहेवियर शो करती हैं? क्योंकि सोशल बिहेवियर के फायदे हैं। और सोशल बिहेवियर जो है, इट लीड्स टू मॉरल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर की एक एक्सटेंशन है मॉरल बिहेवियर। जैसे जैसे सोशल बिहेवियर बढ़ता है वैसे वैसे मॉरल बिहेवियर बढ़ता है। तो सोशल बिहेवियर क्या है? यानी माशरती रवैया, जिसे उर्दू में आप कहेंगे।
वो क्या है बेसिकली, एक किस सोसाइटी में ग्रुप्स की शक्ल में जानदार रहते हैं। चिंपैंजीज ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, ओरंगेटान्स ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, वेल्स ग्रुप की शक्ल में रहती हैं, डॉल्फिन्स ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स, वुल्फ्स जो हैं, शेर जो हैं, वो ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, और ये सब कहीं ना कहीं सबके सब सोशल बिहेवियर शो करते हैं, मगर इसके अलावा मॉरल बिहेवियर जो है वो इसकी एक नेक्स्ट फॉर्म है। प्राइमेट्स में मॉरल बिहेवियर हमें दिखाई देता है, अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली मोरालिटी या अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट और एक दूसरे के साथ अच्छा करने का कॉन्सेप्ट आता कहां से है? मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूं कि सब मोरालिटी की जो बेस है उसके ऊपर चंद चीजें हैं। एक उसमें सेंस ऑफ फेयरनेस है कि मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, या किसी और के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है जो इससे अगली है, वो है एम्पथी। सेंस ऑफ फेयरनेस जो है वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि सेंस ऑफ फेयरनेस पहले इवॉल्व करता है, मगर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, एम्पैथेटिक बिहेवियर और ट्रू अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, जिसमें इवन के ये भी समझा नहीं जाता कि जी हम जो है हमें इसका कोई बदला मिलेगा, वो बाद में इवॉल्व होता है। जैसे कि मैंने जो शुरू में एग्जांपल दी कि वेल्स जो थी, हम्पबैक वेल्स, एक सील को बचाने क्यों आ गई। अब एक सोचने की बात है कि क्यों आ गई, उनको तो कुछ नहीं मिलना इससे। ये एक लिहाज से ट्रू अल्ट्रुइज्म है, और ये हायर सोशल बिहेवियर की तरफ इशारा करता है। और खासतौर पे ऐसा अल्ट्रुइज्म है ये कि आप सिर्फ अपने स्पीशीज में नहीं कर रहे, दूसरे स्पीशीज के लिए कर रहे हैं। हम्पबैक वेल्स के बारे में ये बात है कि इवन के हम्पबैक वेल्स को अगर कोई ओरका वेल्स जो हैं, जो ओरका हैं बेसिकली, या जो किलर वेल्स हैं, बेसिकली वो डॉल्फिन का कजन है। ठीक है, वो वेल्स नहीं है, मगर हाँ वो जेनेटिकली रिलेटेड भी हैं वेल्स के साथ। ठीक है, तो वो जो हैं वेल्स का तो ये है कि फर्ज करेंगे किसी और ग्रुप का भी, जैसे अब जाहिर बात है कि जिस तरह चिंपैंजीज के कबीले होते हैं उनमें 50 चिंपैंजीज रहते हैं, इस तरह वेल्स के भी कबीले होते हैं जिनमें कोई कुछ काफी इंडिविजुअल्स उनके अंदर होते हैं। ठीक है, अगर किसी और कबीले की वेल भी का बच्चा भी उनको मिल जाए जिसपे ऑर्काज अटैक कर रही हो या किलर वेल्स अटैक कर रही हो या वो मुश्किल में हो, तो वो उसको भी हेल्प करने लगती हैं। मगर सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम्पबैक वेल जो है हम्पबैक वेल का के बच्चे की हेल्प करेगी। इवन कि हम्पबैक वेल को कोई ब्लू वेल का बच्चा भी मिल जाएगा ना, यहाँ पे स्पर्म वेल का, तो वो उसकी भी हेल्प करने लग जाती हैं, उसके अगेंस्ट उसे भी बचाने की कोशिश करती हैं। तो उनके अंदर ये एक ट्रू अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है। ठीक है, जिसको जो कि लगता है ट्रू अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, जो कि अच्छाई और बुराई की एक पहचान है कि वो अच्छाई करना चाहती हैं विदाउट एनी रिवॉर्ड। क्यों करना चाहती हैं, ये एक बड़ी ही एक अजीब सी सिचुएशन है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स क्यों दिखाते हैं अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर या अच्छाई करने की कोशिश दूसरों के साथ क्यों करते हैं? तो ये याद रखिए कि ये भी डायरेक्टली एवोल्यूशन की वजह से होता है। अब एवोल्यूशन का मेन पर्पस क्या है, एवोल्यूशन क्या करती है? एवोल्यूशन जो है किसी भी जानदार की एबिलिटी होती है कि वो चाहता है जानदार, या एवोल्यूशन जो है उसकी वो ये चाहती है कि वो अपने जीन्स को आगे ट्रांसमिट करे, और ऐसे जीन्स को आगे ट्रांसमिट करे जो कि उसके सर्वाइवल में हेल्प करें। तो अब एक बात है कि एक इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है, एक चिंपैंजी है इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये चाहेगा कि उसका ऑफस्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, यानी उसके बच्चे ज्यादा से ज्यादा हों, तो उसको ज्यादा से ज्यादा मेटिंग की एबिलिटी मिले। ठीक है, तो अब एक दो रास्ते हैं। एक रास्ता पहला तो ये है कि जी वो इतना खूंखार होकर अपने आसपास खड़े सब मेल्स को वो मार मूर के भगा दे, उनका खात्मा कर दे, उनको इतना डरा दे कि वो आए ही ना फीमेल्स के पास, और वो ही मेटिंग करता रहे, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसके बच्चे ज्यादा होंगे। अब ये जो है ना, ये एक लिहाज से काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच भी है, खासतौर पे सोशल बिहेवियर की सेटिंग में एक काउंटर प्रोडक्टिव सोच भी है। जब एक जानदार ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाता है तो ये चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, क्योंकि अब क्या है कि 50 चिंपैंजीज जो है, एवरेज चिंपैंजी ग्रुप साइज जो है वो 50 है, और उन 50 चिंपैंजीज जो हैं वो आमतौर पे क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं सारे के सारे। तो सबसे बेहतर चीज ये होती है कि उनमें से किसी एक इंडिविजुअल को ज्यादा मेटिंग का या अपने जीन्स को आगे पहुंचाने का चांस ना मिले, बल्कि सबको मिले। यानी इंडिविजुअल के ऊपर ग्रुप को जो लोग जो एनिमल्स प्रेसिडेंस देते हैं या उसको फौकियत देते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं बजाय इंडिविजुअल के। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा एक चिंपैंजी है जो सबको मार के भगा रहा है, वो सिर्फ अपने ही जीन्स को आगे तरक्की दे रहा है, तो
उसके मुकाबले में वो चिंपैंजी ज्यादा बेहतर सरवाइव करेंगे जो कि अपने ग्रुप के सब लोगों के जीन्स को आगे ले जाने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो ग्रुप बिहेवियर में ज्यादा बेहतर तरीके से होंगे, क्योंकि और फिर ये भी याद रखें एक ग्रुप के लोग जो होते हैं आमतौर पर जेनेटिकली रिलेटेड ही होते हैं। तो अब ये जो चीज है ये इंसानों में भी हुई है कि इंसानों के जो होमिनिड एंसेस्टर्स थे उनमें ही जो खूनख्वार किस्म के ज्यादा होमिनिड उनमें से जो होते थे उनको ग्रुप बिहेवियर जो था वो डिस्करेज करता था। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपने ही ग्रुप के लोगों को मारने लग जाए, ग्रुप सारा मिलकर उसको ही मार देता था, उसे यहाँ निकाल देता था, उसे कहता तू दफा हो जाए यहाँ से, हमें नहीं तू चाहिए। क्यों? क्योंकि तू हमें ना अमन से रहने दे रहा है। और अमन से रहना जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अब जितने भी होमिनिड स्पीशीज थे वो हंटर गैदरर्स ही थे ना। ठीक है कि वो एक एरिया में रहते हैं और उन्होंने उधर हंटिंग करनी है, उधर ही गैदरिंग करनी है। अब हमारे होमिनिड जो स्पीशीज थे, अब उनके ग्रुप्स जो थे वो चिंपैंजी के ग्रुप से बहुत बड़े होते थे। एटलीस्ट 200 मेंबर्स का एक ग्रुप होता था। ठीक है, जब हम हंटर गैदरर के भी दौर में थे। तो अब 200 मेंबर्स के ग्रुप को पालने के लिए आपको बड़े बड़े जानदार गिराने हैं, आपको पूरे एरिया में जहां भी आप फिर रहे हैं हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है। पानी है तो पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर कहाँ है जिसे पिएंगे हम बीमार नहीं होंगे। अगर हमने गिराना है तो अब इंसान जो था वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो ये नहीं देखता था कि उसने कोई लोमड़ी फिर रही है या बकरी फिर रही है तो उसको मारना है। क्योंकि 200 मेंबर्स का ग्रुप जो है उसे पालने के लिए आप बताएं कि आप रोज की 10 बैल भी गिराएंगे ना तो वो भी कम है। तो आपको क्या गिराना है इंसान का? इसलिए आइस एज के अंदर सबसे फेवरेट शिकार मैमथ हाथी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी खाल भी बहुत बड़ी होती थी जिनसे वो खैमे के खैमे भी बना सकते थे उनसे, और उनसे जो गोश्त निकलता था उसे 200 बंदे का ग्रुप जो है वो हो सकता है कि एक हफ्ते तक खा सकता था, फिर उसे सुखा के वो सर्दियों के लिए भी रख सकते थे। तो ये काम जो है वो करते थे इस वजह से। और अब एक बात है कि ग्रुप अगर हंटिंग कर रहा है तो ग्रुप की हंटिंग के लिए या ग्रुप के एक जगह पे सरवाइव करने के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसके लोग एक दूसरे की तरफ फ्रेंडली हो, हॉस्टाइल ना हो, पीछे बगल में छुरी ना हो। ठीक है, तो वो जो चीज है उसको देखने के लिए एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सभी होमिनिड स्पीशीज में, होमो इरेक्टस से भी पहले ये शुरू हो चुका है कि एक दूसरे की तरफ हमदर्दी का रवैया, कि हम एक दूसरे की जान बचाने के लिए, एक दूसरे को अच्छा उसके लिए करने के लिए। मगर एक बात याद रखें कि अग्रेसिवनेस भी इंसान की जरूरी है। अग्रेसिवनेस किस लिए जरूरी थी? कि कोई और कबीला तो हम पे हमला नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि होमोसेपियन किसी जगह रहते हैं और नेएंडरटॉल्स ने हमला कर दिया, या नेएंडरटॉल्स कहीं किसी जगह रहते हैं तो होमोसेपियंस ने हमला कर दिया, होमो इरेक्टस रहते हैं तो उनके साथ होमोसेपियंस लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये भी इस चीज को भी देखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस चाहिए कि एक्सटर्नल एग्रेशन भी चाहिए और इंटरनल एम्पथी भी चाहिए एक दूसरे के लिए। तो दोनों चीजें हैं। तो अब एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस शुरू हो गई सोशल बिहेवियर की। एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस क्या होती है कि एवोल्यूशन के थ्रू जानदार जो हैं वो ये फाइंड करने की कोशिश कर रही होती है एवोल्यूशन कि कौन सा बिहेवियर जो है परफेक्टली बैलेंस्ड होगा। तो इंसान में आज बहुत सी साइकोलॉजिकल स्टडीज के जरिए ये बात सामने आ चुकी है कि इंसान में जो हैं एग्रेसिव इंडिविजुअल्स वो 5% से कम है, मगर चिंपैंजीज में और दूसरे प्राइमेट्स में ये डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर, मगर इंसान में बहुत कम है। इंसान बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, मॉरल बिहेवियर और एक दूसरे अमन पसंद है इंसान। हालांकि हम नहीं हैं अमन पसंद, हमें पता है क्योंकि इंसान में भी बिहेवियर नजर आता है, मगर हमें यह पता है कि इंसान को वायलेंस के ऊपर आमादा करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए तो हमने मजहब इजाद किए हैं ना कि वायलेंस को एक डायरेक्शन दी जा सके। ठीक है, तो अब वायलेंस जो है वो हमारे अंदर इतना नहीं है जितना कि दूसरे ग्रुप्स के अंदर प्राइमेट्स के है। ठीक है जी, तो अब एक बात है कि ये क्यों है कि हम में वायलेंस कम है। वो इसलिए कि ग्रुप बिहेवियर ज्यादा जबरदस्त तरीके से एक्ट करता है जब आप ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, और ग्रुप पूरे की सर्वाइवल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ग्रुप सर्वाइव करता है, ग्रुप एज ए ग्रुप इवॉल्व करते हैं आप, तो क्या होता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट को टैकल कर सकते थे हंटर गैदरर के दौर में भी। जाहिर बात है कि अभी हमें सिर्फ 10,000 साल हुए एग्रीकल्चरल दौर में आए हुए। हंटर गैदरर दौर ही बेसिकली हमारे ट्रू एवोल्यूशनरी बिहेवियर को डिफाइन करता है। इवन कि हमारी मोरालिटी को भी हंटर गैदरर बिहेवियर ही जो है डिफाइन करता है। तो हाँ, मगर अब एक ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर एक हायरार्की भी है। हायरार्की क्या है?
कि एक दर्जा बंदी है कि कोई सबसे ऊपर होगा, उससे थोड़ा नीचे होगा, उससे थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, और एक बॉटम पे होगा। तो इंसान के जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें बॉटम वाला जो है बेसिकली वो भी एक नॉन सोशल ग्रुप में रहने वाले इंडिविजुअल से ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारता है। एक लोन वुल्फ से या एक टाइगर से ज्यादा बेहतर इंसान के कोहेसिव ग्रुप में रहने वाला, सबसे नीचे रहने वाला इंसान भी उससे बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता है। टाइगर की अगर टांग टूट गई या उससे जख्मी हो गया किसी लड़ाई के अंदर तो वो मर सकता है, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। मगर हमारा जो लो से लो भी शख्स है, जो बेचारा जो बहुत कमजोर है, जिसे खाने को नहीं मिलता, अगर वो भी बीमार हो जाता है तो उसे फ्री मेडिकल हेल्प मिल जाती है दुनिया के बहुत से इलाकों में, या कोई ना कोई उसकी केयर करने वाला एटलीस्ट मिल जाता है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ना कोई होता जरूर है, ठीक है। तो हम अपने रिश्तेदारों की मदद या अपने दोस्तों की मदद सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो हमें वापसी में मदद करेंगे, हम किसी को तकलीफ में देख के ही हमें दर्द होने लग जाता है। ये एक रियलिटी है हमारी कि हम किसी इंसान को भी मरते देखते हैं या देखते हैं कि वो तकलीफ में है तो उससे कोई ना कोई उठाने आ जाता है। अब एक बात है कि कोई रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका दुनिया में कोई ना भी रिश्तेदार हो तो लोग उठा के उसे हॉस्पिटल जरूर पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो वहां पे तकलीफ में पड़ा रहे। ये एक ऐसा बिहेवियर है कि जो कि शायद दूसरे एनिमल्स में उस लेवल पे नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि हम सोशल बिहेवियर के उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अब ये अच्छाई में रिजल्ट करता है, ठीक है। तो अच्छाई क्या है? बेसिकली अच्छाई इंसान के अंदर पाई जाने वाली एवोल्यूशन की एक पिनिकल है, सबसे एक्सट्रीम फॉर्म, कि हम ये बिलीव करते हैं कि विदाउट एनी रीजन भी हमें किसी की हेल्प करनी है। और सिर्फ यही नहीं, कोई कुत्ता भी मार रहा होता है तो इंसान उसकी हेल्प करते हैं, जैसे कि वेल्स ने उस सील की हेल्प की। कोई बिल्ली मार रही होती है तो उसकी भी हम हेल्प करते हैं, कोई गाय मार रही होगी तो उसकी भी हम हेल्प करते हैं, कोई जानवर मार रहा होता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? कोई तकलीफ में होता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। हम इसलिए उनकी हेल्प करते हैं कि हम इवॉल्व इस तरह हुए हैं कि हमें ये बुरा लगता है, ठीक है, हमें ये बुरा लगता है कि कोई तकलीफ से, इतनी तकलीफ में है। हम समझ सकते हैं कि तकलीफ में कोई क्यों है। तो अब एक और चीज आ जाती है, थ्योरी ऑफ माइंड जिसको कहते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड ये है कि मैं ये समझ सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं समझ सकता, मैं ये भी महसूस कर सकता हूं कि आप क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अब एक कुत्ता है ना, तो एक कुत्ते के सामने अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो भी समझ लेता है कि कोई तकलीफ में है। कोई बच्चे को, आप जिन लोगों के पास कुत्ते एज ए पेट्स हैं, आप ये देखें कि आप कुत्ते के सामने अपने बच्चे को मारें तो कुत्ता बचाने आ जाता है। तो वो भी ये समझता है कि ये गलत चीज हो रही है। क्यों ये समझता है? ये आप बात याद रखें कि हमने पिछले 50,000 साल के दौरान कुत्तों को आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया है, और हम मजीद से मजीद इंटेलिजेंट कुत्ते जो हैं उनको आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते आए हैं। आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि कुत्ते भी हमारी तरह ये समझते हैं कि क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई पेन में है, ये बातें कुत्ते भी समझ जाते हैं, ठीक है। मगर इस बात को समझना कि कोई दूसरा पेन में है, ये हमेशा एक अच्छी चीज होती है। क्यों? क्योंकि फिर हमें ये पता लगता है कि कौन सा बिहेवियर गलत है। तो पेन के अंदर ही हमें ये बात समझ आ जाती है कि कौन सा बिहेवियर गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स मेरे सामने खड़ा है और मैं जाकर उसे मुक्का मार दूं, ठीक है, और वो जख्मी हो जाए। तो जब उसे पेन होगी तो मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि उसे पेन होगी, ये उसे अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें एक बात, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं उसे इसलिए नहीं मारूंगा कि वो भी मुझे मार सकता है और मुझे नुकसान होगा। तो ये फर्स्ट लेवल है मॉरल बिहेवियर का, कि खौफ की वजह से, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये पहला लेवल है कि जो कि खौफ की वजह से है, कि हम खौफ को कॉल करते हैं कि हाँ, कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो मेरे साथ भी कोई बुरा कर सकता है, इसलिए मैं डर के दूसरे के साथ बुरा नहीं कर रहा। मगर दूसरा बिहेवियर क्या है जो कि इसे सुपरसीड करता है, जो इससे ऊपर है, वो ये है कि मैं सिर्फ इसलिए किसी को नहीं मारता कि उसको बुरा लगेगा। उसको बुरा लगेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उसको बुरा लगे, ठीक है। तो ये सुपीरियर मॉरल बिहेवियर है। ये क्या है? ये एक सुपीरियर मॉरल बिहेवियर है। मगर एक बात याद रखेंगे, थ्योरी ऑफ माइंड, ये भी थ्योरी ऑफ माइंड की वजह से यहां जो हमारे दिमाग में ये सोच है कि दूसरा क्या सोच रहा है, धोखाधड़ी और झूठ भी इसी चीज की वजह से आती है कि मैं ये समझ सकता हूं कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, और ये मुझे एक एडवांटेज भी देता है कि दूसरा बंदा इस वक्त में ये बात सोच रहा हो सकता है, और मैं इस बात को अपने एडवांटेज में कैसे यूज कर सकता हूं, कि वो ये सोच रहा है तो मैं
उससे झूठ भी बोल सकता हूं, या मैं दूसरे को ना सिर्फ वो ये नेचुरली ये सोच रहा है, मैं उसे कुछ और बात, झूठी बात सोचने पे मजबूर भी कर सकता हूं। वो ये है कि मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं धोखा दे सकता हूं। ठीक है, तो अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर है कि हम धोखा दे सकते हैं किसी, और धोखा दे के उससे अपना फायदा हासिल कर सकते हैं या उसको डेलिबरेटली नुकसान दे सकते हैं। तो ये भी एक पहले लेवल का है कि मुझे खौफ है कि मैं इस वजह से नहीं करता, ठीक है, कि मैं इस वजह से किसी के साथ बुराई नहीं करता। दूसरा लेवल ये है कि मैं इसलिए किसी के साथ बुराई नहीं करता कि मुझे पता है कि उसको बुरा लगेगा, और जब उसको बुरा लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एवोल्यूशन ने हमारे अंदर ये बात ले आई है कि हम वो काम ना करेंगे जो दूसरे को बुरा लगता है, इसलिए कि वो हमें खुद बुरा लगता है। तो ये एडवांटेज है। ये किसके लिए एडवांटेज है? ये किसी इंडिविजुअल के लिए एडवांटेज नहीं है, पूरे ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के लिए एडवांटेज है, एवोल्यूशनरी एडवांटेज। हमें कुदरत के खिलाफ या एनवायरनमेंट के खिलाफ एक सुपीरियर एडवांटेज मिलती है कि अगर मुझे यह पता कि फलां दरख्त जो है वो टूटने वाला है या फलां जगह पे बड़े सांप रहते हैं, तो मैं दूसरे इंसानों को बता दूंगा कि वहां ना जाना। क्यों ना जाना? कि उससे इंसान मरने से बच जाएंगे, और जब इंसान मरने से बचेंगे तो वो इंसान मुझे भी फायदा देंगे। और असल में एवोल्यूशन के अंदर तो ट्रांजैक्शनल है, मगर एवोल्यूशन ने जो हमारे अंदर ये चीज बिल्ड की है, वो हम ये सोच के नहीं कर रहे होते कि हमें ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, हम सोच के नहीं कर रहे होते, हम लाशौरी तौर पे हम वो काम कर रहे हैं जो एवोल्यूशन को फायदा दे रहा है, हमारे स्पीशीज के एवोल्यूशन को फायदा दे रहा है, मगर हम कॉन्शियसली ये डिसीजन नहीं ले रहे। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई इंसान को सांप काट ले, हम सिर्फ वैसे ही उसको नहीं चाहते कि कोई इंसान को सांप काट ले, कोई मर जाए। हालांकि हमें ये पता भी है कि वो इंसान हमारा फायदा नहीं कर रहा, कोई यहाँ शायद जिंदगी में हमें कोई फायदा ना करे, मगर फिर भी हमारे अंदर ही इतनी ज्यादा इस बात को बुरा समझा जाता है कि किसी इंसान को सांप काट ले और वो मर जाए। ठीक है, या किसी इंसान को कोई शेर मार दे। ठीक है, इंसानों में ये बिहेवियर है कि हमारा एक पैक्ट ह्यूमैनिटी भी है। जैसे पैक्ट हमारे कहना है ना कि किसी अमेरिकन को कहीं आप मारोगे तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, तो इंसानों का आपस में भी एक पैक्ट है कि इंसान चाहे जैसा भी हो, उसे कोई जंगली जानवर अगर मारने आ जाए ना, तो पुराने वक्तों में भी सब इंसान उसको कॉमन एनिमी मानते थे, उस जंगली जानवर को। ऐसा नहीं होता था कि इंसान ये कि नहीं नहीं ठीक है इसको मार दिए, इंसान उसके पीछे उस जानवर के पड़ जाते थे, चाहे वो सांप हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो। आदमखोर शेरों को ढूंढ ढूंढ के इंसानों ने मारा है। सांप मारना जो है, क्यों इंसान आज भी सब इंसानों में एक समझ लेंगे एक पैक्ट है कि सांप, इंडिया पाकिस्तान में कहीं सांप नजर आ जाए हम उसको छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? हम ये सोचते हैं किसी बच्चे को काट लेगा, कुछ पागल कुत्ता जो होता है उसको लोग मार देते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि यार ये किसी और को काटेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये एक सोशल बिहेवियर और बड़ा ही एक एडवांस किस्म का सोशल बिहेवियर है जिसकी वजह से ऐसे होता है। मगर इसके साथ साथ फिर उससे अगली भी बात है कि इंसान के दरमियान भी कंपटीशन है कि एक ग्रुप ने दूसरे से भी compete करना है। वहां पे हम रूथलेस भी बन जाते हैं। वहां पे हम रूथलेस किस लिए बनते हैं कि हाँ जी अब हमारा नुकसान होगा तो चलो जी अब हम दूसरे को नुकसान पहुंचा लेते हैं। अच्छा, तो ये जो वायलेंस की कैपेबिलिटी है और ये जो इंटरनली पीसफुल होने की कैपेबिलिटी है, दोनों सोशल बिहेवियर को इतना ज्यादा आर्म्स रेस में डालते हैं कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स मॉरल बिहेवियर इवॉल्व होता जाता है। और चिंपैंजीज में और दूसरे प्राइमेट्स के अंदर सोशल बिहेवियर और मॉरल बिहेवियर हमें दिखाई देता है, मगर इतना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं होता। अब उससे अगला स्टेप आ जाता है कि इंसान जो थे आज से तकरीबन 6 मिलियन साल पहले सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स का एक बैंड होता था, जिन 10-10 लोग इकट्ठे रहते थे 6 मिलियन साल पहले। यानी तकरीबन हमारे पास कितने लाख साल पहले? 60 लाख साल पहले होमिनिड स्पीशीज थे वो। मगर फिर क्या हुआ कि 100,000 यानी 1 लाख से 10,000 साल पहले तक इंसानों के अंदर जो होमिनिड स्पीशीज थे वो कितने बैंड्स में रहते थे? 10 से लेकर 200 के बैंड्स या ग्रुप्स के अंदर रहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 10,000 साल से 5,000 साल के दरमियान ट्राइब्स का वक्त आ गया, जब कबीले थे। कबीले 100 से लेके 1,000 इंडिविजुअल्स के होते थे। फिर उसके बाद सरदारों का वक्त आया। सरदारों का वक्त जो है वो 5,000 साल से लेकर 4,000 साल के दौरान माना जाता है, जिसके अंदर 1,000 से लेकर 10,000 लोग ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे। मगर उसके बाद फिर सल्तनतों का वक्त आया, यानी
मुल्कों का, स्टेट्स का वक्त आ गया, आप कह सकते हैं उसको। उस वक्त 10,000 से लेके 1 लाख लोगों के ग्रुप्स होते थे जो कि रहते थे। और फिर 3,000 साल से लेके अब तक एम्पायर्स या सल्तनतों का दौर है, जिसमें 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक की सल्तनतें बनाई गई थी इनिशियली। मगर अब तो बात करोड़ों और अरबों तक पहुंच चुकी है कि इतने कोहेसिव ग्रुप हम बड़े बड़े बना चुके हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप साइज बड़ा होता है, पहले मॉरल बिहेवियर जो है एक अनकॉल्ड यानी अनस्पोकन रूल्स हैं, पता सबको है कि हमने ये काम नहीं करना, ठीक है, मगर लोग जो हैं वो क्या करते थे, उन पे एक्शन खुद ही हो रहा होता था। मगर जब इंडिविजुअल्स इतने ज्यादा हो गए एक 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 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर, तो तब हमें लिखा हुआ रिटन मॉरल कोड बनाने की जरूरत आई, और तभी से मजहबी मॉरल कोड हमें बनते दिखाई दिए। हम्मुराबी का कानून, जो कि मेरे ख्याल है इस वक्त कुछ 3,500 साल पुराना है, ठीक है, वो पहला रिटन कोड था जो कि मोरालिटी को लिख लिया गया। और अब इंसान की एनवायरनमेंट इतनी तेजी से बदलने लगी थी कि इंसान को दिन ब दिन नए कानून भी बनाने पड़ते थे। जाहिर बात है कि हंटर गैदरर दौर में तो इंसान के शहर नहीं थे, गली में घर कैसे बनाना है कोई लिखा नहीं हुआ था, ठीक है, खेतों को पानी कैसे लगाना है नहीं लिखा हुआ था। तो अब जो है, और अगर आप खेतों में फसलें उगा रहे हैं तो आपने कितना टैक्स जो है हुक्मरान को देना है, ये तब नहीं लिखा हुआ था। तो फिर मोरालिटी का अगला स्टेप वो आ गया कि आपने कानून लिखने शुरू कर दिए। और कानून लिखने शुरू किए तो पहले तो लोग इन कानूनों को मान नहीं रहे थे, मगर एक चीज है कि खुदा की भी एवोल्यूशन हो चुकी थी, खुदा भी आ चुका था, तो इसलिए खुदा के जरिए एक लॉ को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। और लॉ जो है वो खुदा के जरिए जब इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। मगर वक्त के साथ साथ अब वो वक्त आ गया कि हमें ये पता लग गया कि खुदा के जरिए जो हम ऐसा लॉ बनवाते थे कि हम उसे अटल मानते थे, हम ये कहते थे कि नहीं नहीं इस कानून को हम बदल नहीं सकते। मगर आज सोशल बिहेवियर और जो हमारी प्रोग्रेस है वो इतनी आगे आ गया कि हमें ये पता कि हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही, इसलिए हमें रोज रोज नए कानून बनाने पड़ते हैं। इसलिए अब हमने कॉन्स्टिट्यूशंस और दस्तूर का वक्त आ गया। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं कि आज हमारे पास हर मुल्क में एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है जो कि हर वक्त नए लॉज इनेक्ट करती रहती है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने हर साल कोई ना कोई नए लॉज ना पास किए हों, सभी पास करते रहते हैं, हर वक्त लॉज और ऑर्डर्स पास करते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड। तो ये क्यों करते हैं? इसलिए कि हम ये समझते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं वक्त के साथ साथ। मगर मोरालिटी शुरू कैसे हुई थी? मोरालिटी की बेसिस जो है वो एवोल्यूशनरी है, और हम ये देख सकते हैं कि बगैर किसी खुदा के, बगैर किसी किताब के, बगैर किसी नबी के, बगैर किसी जन्नत और जहन्नम के, कारमा के कॉन्सेप्ट के, जानवर फिर भी मॉरल बिहेवियर शो करते हैं। वो क्यों करते हैं मॉरल बिहेवियर? क्योंकि मॉरल बिहेवियर असल में एवोल्यूशन से आया। ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे दुनिया में हजारों के हिसाब से किताबें लिखी जा चुकी हैं, और हर जानवर की एक साइकोलॉजी है। सोशल एनिमल्स की भी, नॉन सोशल एनिमल्स की भी एक साइकोलॉजी है, मगर सोशल एनिमल्स की साइकोलॉजी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जब ये देखती है तो वो ये देखती है कि हाँ भाई, एक जानदार का दिमाग कितना बड़ा है तो उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, और सोशल बिहेवियर की वजह से वो कैसे बिहेव करता है, और सोशल बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है। दिमाग का साइज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ग्रुप साइज से, कि एक चिंपैंजी जो है वो 50 जानदारों का ग्रुप बना सकता है, और 50 जानदारों के ग्रुप में इसका मतलब है कि वो उन 50 को जानता है सबको। मगर इंसान जो है वो 200 का भी ग्रुप बना सकता है, वो 200 को सबको जानता है। आज आप और मैं, हमारी जिंदगी में अगर हम वो लोग लिखने शुरू करें कि जिनको हम समझते हैं कि उन्हें हम जानते हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स, तो हम तकरीबन 200 लोगों का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उनमें आपके सब रिश्तेदार आएंगे, उनमें आपके सब दोस्त आएंगे, और ये ऐसे लोग हैं कि जिनसे आप इन टच रहते हैं। शायद ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर आप उन 200 लोगों से फोन पे बात करते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। ये नहीं कि आप कहीं किसी बैंक में काम करते हैं या किसी, आप कोई सहाफ़ी हैं तो फिर आप समझेंगे 200 लोगों को मैंने फ़ोन किया था इस साल। नहीं, वो लोग जो कि एक आम इंडिविजुअल की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो साल में 200 लोगों से एज ए फ्रेंड बात करते हैं, ठीक है। और वो 200 लोग उनके जहन में रहते हैं या उनके जहन में आते रहते हैं बार बार। तो ये बेसिकली हमारे दिमाग के साइज से डायरेक्टली कोरिलेट करता है। जब दिमाग का साइज और बड़ा होगा तो ये सोशल बिहेवियर और ज़्यादा
एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। मगर जो लोग सोशल बिहेवियर नहीं डिपिक्ट कर सकते, आज उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स के तौर पे देखा जाता है, जिसके अंदर ऑटिज्म आ गया, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म्स के और जो प्रॉब्लम्स हैं दिमाग से रिलेटेड वो आते हैं, जो कि लोग सोशल बिहेवियर में उस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर और किस्म की चीज़ें हैं जो वो सोशल बिहेवियर को प्रॉपरली एक्सरसाइज करने में हमें प्रॉब्लम देती हैं, ठीक है। उन्हें आज डिसऑर्डर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। वो लोग, उन लोगों को उतना फिट नहीं समझा जाता, मेंटल डिसऑर्डर्स समझे जाते हैं, ठीक है। मगर जो आम इंसान है वो ये सोशल बिहेवियर प्रॉपरली कर सकता है, और सोशल बिहेवियर जो है बेसिकली मॉरल बिहेवियर की बेसिस है। मगर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको अभी ख़त्म शुद्ध समझें। इसके ऊपर और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी मेरी तरफ से। ये सिर्फ एक समझ लें कि ओवरव्यू था, और हम इसको बाद में और भी बार बार मोरालिटी की एवोल्यूशनरी बेसिस क्या है उसे हम बार बार और भी डिस्कस करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बस मैंने एक रैंडम बातें की हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत सिस्टमेटिकली बातें की हैं। आगे बातें सिस्टमेटिकली भी मैं डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा कि थ्योरी ऑफ माइंड के ऊपर एक और वीडियो बनाई जा सके, और इंसान और चिंपैंजी के ब्रेन साइज के डिफरेंस के ऊपर और उनके रिलेटिव सोशल बिहेवियर के बारे में भी एक अलहदा वीडियो बनाई जा सके इसके ऊपर। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, और आप लोग मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।